गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर धीरज बाकोलिया, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेज चूरू। अपन चल रहे हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और आज भारतीय संविधान के संदर्भ में एक और बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु, केंद्रीय सतर्कता आयोग, अंग्रेजी में इसके कहते हैं सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, इसकी आज अपन चर्चा करेंगे। ये जो बिंदु है और इस दौरान इस समय अभी अपन जिन बातों पर चर्चा कर रहे हैं और जो वीडियोज पिछले कुछ दिनों में आए हैं वो इतने महत्वपूर्ण है कि आप राजस्थान में आयोजित होने वाली कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो, अगर किसी में भी सम्मिलित हो रहे हैं तो निश्चित रूप से ये समस्त बिंदु उनके लिए, उन समस्त परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनमें जो बातें मैं आपको बतलाता हूँ और जो सामने जो स्लाइड चलती है, आपके लिए उचित रहेगा कि आप इनका स्क्रीनशॉट ले लें और इनके आप नोट्स भी बनाते जाएं। ये सारी की सारी बातें, सारे के सारे बिंदु बहुत ही महत्वपूर्ण और आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप इनके नोट्स अवश्य बनाएं। आपसे एक और निवेदन, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन का बटन अवश्य दबाएं। चलिए शुरुआत करते हैं। केंद्रीय सतर्कता आयोग। सतर्कता के क्षेत्र में केंद्रीय सरकारी एजेंसियों को सलाह तथा मार्गदर्शन देने हेतु श्री के संतानम की अध्यक्षता वाली भ्रष्टाचार निवारण समिति की सिफारिशों पर सरकार ने फरवरी 1964 में केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना की। यानी कि ये कहा जाए कि केंद्रीय सतर्कता आयोग कब स्थापित किया गया, तो इसका जवाब होगा फरवरी 1964 में। और इसके लिए, इस आयोग की स्थापना के लिए जो सिफारिश की थी वो सिफारिश की थी के संथानम आयोग ने। के संथानम आयोग की अध्यक्षता वाली एक कमेटी बनाई गई थी, भ्रष्टाचार निवारण समिति। ये प्रशासनिक सुधारों को ध्यान में रखते हुए इस समिति का निर्माण किया गया था। इसके अध्यक्ष थे श्री के संथानम और इस के संथानम समिति ने केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना की सिफारिश की थी और इसका मुख्य उद्देश्य था कि भ्रष्टाचार को रोकने के लिए सतर्कता, यानी कि विजिलेंस बनाए रखने के लिए, सतर्कता बनाए रखने के लिए एक ऐसी अधिकारी की आवश्यकता है जो केंद्रीय स्तर पर सतर्क रहकर भ्रष्टाचार निवारण जैसे कार्यों को संपादित कर सके। और इस समिति की सिफारिश के आधार पर ही, के संथानम समिति की सिफारिश के आधार पर ही फरवरी 1964 में केंद्र सरकार ने एक अध्यादेश के द्वारा इस एजेंसी, जिसे हम आज केंद्रीय सतर्कता आयोग कहते हैं, इसकी स्थापना की थी। केंद्रीय सतर्कता आयोग की अवधारणा एक शीर्षस्थ सतर्कता संस्थान के रूप में की गई है जो किसी भी कार्यकारी प्राधिकारी के नियंत्रण से मुक्त है। यानी कि ये जो केंद्रीय सतर्कता आयोग है, ये एक केंद्रीय स्तर पर, यानी पूरे भारत में सतर्कता यानी कि विजिलेंस बनाए रखने के लिए सर्वोच्च संस्थान है, सुप्रीम संस्थान है। भारत में इससे ऊपर ऐसी कोई भी एजेंसी, कोई भी संस्थान, कोई भी आयोग नहीं है। और इसकी स्थापना के उपरांत जब इसको 1988 में संवैधानिक दर्जा दिया गया, उसके बाद ये एक ऐसी संस्था बनी है, इस संस्था ने ऐसे कार्य किए हैं जिसके माध्यम से भ्रष्टाचार संबंधी बहुत सी महत्वपूर्ण बातों का, बहुत से महत्वपूर्ण कार्यों का इसने अपने स्तर पर न केवल समाधान किया बल्कि ऐसे प्रकरण भी उजागर किए हैं। इसलिए इस आयोग की स्थापना के पीछे उद्देश्य यह था कि ये भारत में सर्वोच्च संस्था के रूप में कार्य करे और साथ ही साथ समस्त प्रकार के नियंत्रणों से ये मुक्त रह सके या रखी जा सके। यह केंद्रीय सरकार के अंतर्गत सभी सतर्कता गतिविधियों की निगरानी करता है। इसका मतलब ये किसके नियंत्रण में है? केंद्र सरकार के नियंत्रण में। क्यों? क्योंकि केंद्र सरकार के द्वारा ही इसकी स्थापना की जाती है और स्थापना करने के उपरांत इनके पदाधिकारियों को हटाने की एक विशेष प्रक्रिया है। इसलिए ये स्वतंत्र रहकर
अपना कार्य संपादित कर सकती है और भ्रष्टाचार संबंधी समस्त कार्यों की निगरानी ये कर सकती है। यानी कि ऐसी सतर्कता गतिविधियां जिसकी निगरानी करने की परम आवश्यकता है, उन आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर ही इस सरकारी एजेंसी का गठन किया गया है। केंद्रीय सरकारी संगठनों में विभिन्न प्राधिकारियों को उनके सतर्कता कार्यों की योजना बनाने, निष्पादन करने, समीक्षा करने तथा सुधार करने की सलाह ये संस्थान देता है। यानी कि ये खुद जब इसकी स्थापना की गई थी तब इसके पास इतने अधिकार नहीं थे कि ये स्वयं कार्यवाही कर सके। इसका उद्देश्य था, या हम यूँ कहें कि इसका मुख्य कार्य था कि ये सतर्कता यानी कि विजिलेंस संबंधी, भ्रष्टाचार को रोकने संबंधी जितने भी सतर्क रहने के कार्य होते हैं, सतर्कता कार्यों की योजना बनाती थी और उनके निष्पादन करने और उनकी समीक्षा करने और उनमें जो भी सुधार हो सकते हैं उनके लिए सलाह देती थी। यानी एक प्रकार से सलाहकारी एजेंसी के रूप में इसको स्थापित किया गया था। अभी हम 1988 से पूर्व की बात कर रहे हैं। 1988 से पूर्व ये एक सलाहकारी संस्था के रूप में ही थी। इसके पास अपनी तरफ से किसी भी प्रकार की कार्रवाई करने का कोई भी अधिकार नहीं था, इसीलिए यह केवल एक सलाहकारी संस्थान बनकर रहेगी और जो उसका उद्देश्य था भ्रष्टाचार पर रोक लगाने का, नियंत्रण करने का, उस उद्देश्य में यह एजेंसी कामयाब नहीं हो पाई। इसके पश्चात राष्ट्रपति द्वारा एक अध्यादेश जारी किए जाने के फलस्वरूप केंद्रीय सतर्कता आयोग को 25 अगस्त 1988 को संवैधानिक दर्जा देकर एक बहुसदस्यीय आयोग बनाया गया। यानी कि वास्तविक रूप से प्रभावशाली कब बनता है? 25 अगस्त 1988 को राष्ट्रपति ने एक अध्यादेश के माध्यम से इस एजेंसी को, जिसे हम केंद्रीय सतर्कता आयोग कहते हैं, इसको संवैधानिक दर्जा प्रदान किया और 25 अगस्त 1988 के पश्चात ये एक संवैधानिक संस्था बन गई। अब क्योंकि ये संवैधानिक संस्था बन गई है इसलिए ये संस्था प्रभावशाली हो गई है और ये कोई भी कार्य जो भ्रष्टाचार को रोकने से संबंधित होता है उन कार्यों का संपादन ये कर सकती है। केंद्रीय सतर्कता आयोग विधेयक संसद के द्वारा, दोनों सदनों द्वारा वर्ष 2003 में पास किया गया। यानी कि केंद्रीय सतर्कता आयोग विधेयक जिसके माध्यम से इसको एक महत्वपूर्ण कार्य, अधिकार, शक्तियां सौंपी जानी थी, इसका ढांचा तय किया जाना था, इसमें सदस्यों में वृद्धि की जानी थी और इसको कार्य सौंपे जाने थे। इसके लिए एक विधेयक का निर्माण संसद के द्वारा किया गया और दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा द्वारा वर्ष 2003 में इस विधेयक को पारित किया गया। राष्ट्रपति ने 11 सितंबर 2003 को इस विधेयक को स्वीकृति प्रदान की। ये जो विधेयक था, केंद्रीय सतर्कता आयोग विधेयक, जब संसद के दोनों सदनों द्वारा इसे पारित कर दिया गया, उसके उपरांत 11 सितंबर 2003 को राष्ट्रपति ने भी इस पर हस्ताक्षर कर दिए और हस्ताक्षर करने के साथ हम ये भली बात जानते हैं कि इस प्रकार केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम 2003 इसी तिथि से प्रभावी हुआ। यानी कि जिस दिन राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होते हैं उसी दिन विधेयक जो है अधिनियम बन जाता है, यानी कि कानून बन जाता है। और चूंकि राष्ट्रपति के हस्ताक्षर 11 सितंबर 2003 को हुए, इसी कारण केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम 2003 11 सितंबर 2003 से प्रभावी माना गया। चलिए इसकी संरचना देखते हैं कि किस प्रकार से केंद्रीय सतर्कता आयोग का ढांचा तय होता है। आयोग में एक अध्यक्ष, इसे हम कहते हैं मुख्य सतर्कता आयुक्त। आयोग में जो इसका मुखिया होता है, इसका अध्यक्ष जो होता है, इसको मुख्य सतर्कता आयुक्त कहा जाता है और 2 सतर्कता आयुक्त होते हैं। इसका मतलब मुख्य सतर्कता आयुक्त के अलावा इसमें 2 सतर्कता आयुक्त और होते हैं। इसका तात्पर्य ये निकलता है कि ये जो संस्थान है, ये संस्थान जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक 3 सदस्यीय समिति की सिफारिश पर होती है, ये संस्थान एक 3 सदस्यीय संस्थान है। इसमें एक मुख्य आयुक्त होगा और 2 अन्य आयुक्त होंगे और ये जो तीनों व्यक्ति हैं, मुख्य आयुक्त और सतर्कता आयुक्त, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक 3 सदस्यीय समिति की सिफारिश पर की जाती है। यानी कि केंद्रीय सतर्कता आयोग में नियुक्त होने वाले तीनों आयुक्त, मुख्य आयुक्त और साथ ही साथ अन्य आयुक्त, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और वो भी एक 3 सदस्यीय समिति की सिफारिश पर करते हैं। इस समिति में प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता व केंद्रीय गृह मंत्री होते हैं। राष्ट्रपति जिन 3 व्यक्तियों की 3 सदस्यीय समिति की सिफारिश पर केंद्रीय सतर्कता आयुक्तों की नियुक्ति करता है, उस समिति में एक तो प्रधानमंत्री होते हैं,
एक लोकसभा में विपक्ष के नेता होते हैं और एक केंद्रीय गृह मंत्री होते हैं। ये 3 सदस्यीय समिति जिन व्यक्तियों के नामों की सिफारिश केंद्रीय सतर्कता आयोग में मुख्य आयुक्त या अन्य आयुक्तों के रूप में करती है, राष्ट्रपति उन्हीं व्यक्तियों को केंद्रीय सतर्कता आयोग में आयुक्त के रूप में पदभार ग्रहण करवाता है। इनका कार्यकाल 4 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो तक होता है। यानी कि ये व्यक्ति जब एक बार चुन लिए जाते हैं, एक बार इस आयोग में नियुक्त कर दिए जाते हैं, इसके पश्चात इनका कार्यकाल 4 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, इनमें जो भी पहले हो उस समय तक वो अपने पद पर रहेंगे। या तो 4 वर्ष पहले पूरे हो जाए या 65 वर्ष पहले पूरे हो जाए, जो भी पहले पूर्ण होगा उस समय तक वो अपने पद पर रहेंगे। तीनों आयुक्त, मुख्य आयुक्त भी और अन्य आयुक्त भी। अवकाश प्राप्ति के बाद आयोग के पदाधिकारी केंद्र या राज्य सरकार के किसी भी पद के योग्य नहीं माने जाते। यानी कि जब 4 वर्ष या 65 वर्ष की आयु के उपरांत वो अवकाश ग्रहण कर लेते हैं, जब वो रिटायर हो जाते हैं, उसके पश्चात ये तीनों व्यक्ति, मुख्य आयुक्त और अन्य जो 2 आयुक्त हैं, ये तीनों व्यक्ति किसी भी रूप में केंद्र या राज्य सरकार के किसी भी पद के योग्य नहीं माने जाते। यानी कि इसका तात्पर्य ये निकलता है कि ये व्यक्ति दोबारा किसी भी पद पर नियुक्त नहीं किए जाते। पद मुक्ति की प्रक्रिया व दशा, यानी कि इनको किस प्रकार से पद से हटाया जा सकता है। भारत के राष्ट्रपति द्वारा निम्नलिखित दशाओं में कार्यमुक्त किया जा सकता है। यानी कि इनको हटाने का अधिकार, चूंकि भारत का राष्ट्रपति ही इनको नियुक्त करता है, इसलिए भारत का राष्ट्रपति ही इनको पद से हटा सकता है। किन दशाओं में हटा सकता है? यदि वह दिवालिया हो गया, यदि एक सक्षम न्यायालय ने किसी भी व्यक्ति को दिवालिया घोषित कर दिया इन तीनों आयुक्तों में से, तो उनको राष्ट्रपति अपने पद से हटा सकता है। नैतिक चरित्रहीनता के अपराध में दोषी पाया गया हो, यदि जो भी आयुक्त है वो यदि चरित्रहीनता के अपराध में भी दोषी पाया जाता है, यानी चरित्रहीन पाया जाता है, तब भी राष्ट्रपति उसे अपने पद से हटा सकता है। इसके अलावा कार्य क्षेत्र के बाहर लाभ का पद धारण करता हो, यानी कि एक तरफ तो वो सतर्कता आयोग में भी कार्य कर रहा है मुख्य आयुक्त के रूप में या अन्य आयुक्त के रूप में, इसके अलावा बाहर भी यदि कोई पद धारण किए रहता है जहां से उसको कोई लाभ या वेतन प्राप्त हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में भी राष्ट्रपति उसे पद से हटा सकता है। मानसिक या शारीरिक कारणों से कार्य करने में असमर्थ हो, यदि वो कार्य करने में सक्षम नहीं है, चाहे मानसिक तरीके से चाहे शारीरिक कारण से, तो ऐसी स्थिति में भी राष्ट्रपति उसे पद से हटा सकता है। और इसके अलावा कोई अन्य आर्थिक या लाभ का पद धारण करता हो, इनके अलावा भी कोई पद धारण कर लेता है, तो उसी दिन से, उसी तिथि से केंद्रीय सतर्कता आयोग में उसका पद रिक्त माना जाएगा। तो ये वो प्रक्रियाएं हैं, ये वो दशाएं हैं जिनके माध्यम से राष्ट्रपति इन आयुक्तों को अपने पद से हटा सकता है। राष्ट्रपति द्वारा आयोग के मुख्य आयुक्त व अन्य आयुक्तों को उनके दुराचरण व अक्षमता के आधार पर हटाया जा सकता है। यदि वो बुरा आचरण करे, यानी कि उनके लिए जो आचरण सही नहीं है, उपयुक्त नहीं है, उस पद के विरुद्ध है, तो यदि पद के विरुद्ध आचरण करे तब भी, और यदि वो असक्षम हो जाए तब भी राष्ट्रपति उनको पद से हटा सकते हैं। वेतन और भत्ते, मुख्य आयुक्त के वेतन भत्ते संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के समान व अन्य सदस्यों के वेतन भत्ते संघ लोक सेवा आयोग के अन्य सदस्यों के समान है। यानी कि जो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को वेतन और भत्ते और सुविधाएं मिलती है, वही मुख्य आयुक्त को मिलेगी, और संघ लोक सेवा आयोग के अन्य सदस्यों को जो वेतन भत्ते और सुविधाएं मिलती है, वो अन्य आयुक्तों को मिलती रहेगी। यदि इनमें कोई परिवर्तन होता है, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन भत्तों सुविधाओं में कोई परिवर्तन होता है, तो वो परिवर्तन केंद्रीय सतर्कता आयोग के मुख्य आयुक्त और अन्य आयुक्तों में भी समय समय पर होते रहेंगे। कार्य, केंद्रीय सतर्कता आयोग क्या कार्य करता है, मुख्य रूप से हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे। वैसे तो मैंने आपको ये क्लियर कर दिया है कि के संथानम समिति जिसको भ्रष्टाचार पर अपनी रिपोर्ट देने के लिए नियुक्त किया गया था, उसकी सिफारिश पर इस आयोग की संरचना बनाई गई थी। तो इसका मुख्य कार्य निश्चित रूप से भ्रष्टाचार निवारण संबंधी सिफारिशें करने का रहा है। फिर भी मुख्य रूप से क्या कार्य करता है, हम इस पर दृष्टिपात करते हैं। भारत सरकार के विभिन्न विभागों के अधिकारियों कर्मचारियों से संबंधित भ्रष्टाचार नियंत्रण की सर्वोच्च संस्था है। यानी कि ये जो संस्था है केंद्रीय सतर्कता आयोग, ये संस्था भारत सरकार के जितने भी विभाग हैं,
भारत सरकार के अधीन जितने भी विभाग, केंद्रीय विभाग, उन विभागों में कार्यरत अधिकारियों और कर्मचारियों से संबंधित भ्रष्टाचार को रोकने की सर्वोच्च संस्था केंद्रीय सतर्कता आयोग है। हम यूँ कह सकते हैं कि केंद्र स्तर पर भ्रष्टाचार को रोकने के लिए सर्वोच्च संस्था के रूप में केंद्रीय सतर्कता आयोग का निर्माण किया गया है। इस आयोग के गठन की सिफारिश के संतानम समिति 1962-64 द्वारा की गई। इसकी स्थापना फरवरी 1964 में हुई थी। यानी कि के संतानम समिति जो 1962 में निर्मित की गई थी, जिसने अपनी रिपोर्ट 1964 में दी थी, उसी रिपोर्ट की आधार पर, उसी रिपोर्ट की सिफारिश के आधार पर फरवरी 1964 में केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना की गई थी। इसे भ्रष्टाचार रोकने से संबंधित सुझाव देने के लिए गठित किया गया था। यानी कि केंद्रीय सतर्कता आयोग का मुख्य कार्य क्या था कि भ्रष्टाचार रोकने से संबंधित कार्य करना, यानी कि किस प्रकार से भ्रष्टाचार को रोका जा सकता है, वो कौन से कार्य अपेक्षित है, वो कौन सी प्रक्रियाएं अपनाई जानी चाहिए जिससे हम भ्रष्टाचार को रोक सकते हैं। तो उसके सुझाव देने के लिए इस आयोग का निर्माण किया गया था। अप्रैल 2004 में इसे लिखित शिकायतें प्राप्त करने तथा उचित कार्रवाई की सिफारिश करने वाली एजेंसी के रूप में अधिकार दिए गए हैं। यानी कि अप्रैल 2004 से, क्योंकि सितंबर 2003 में इसको एक प्रकार से अमली जामा पहना दिया गया था और उसके पश्चात जिस विधेयक का निर्माण किया गया, जिस अधिनियम का निर्माण किया गया, उसके माध्यम से इसको और भी सशक्त बनाने की कोशिश सरकार के द्वारा की गई। परिणाम ये हुआ कि अप्रैल 2004 से इसे व्यापक अधिकार दिए गए। इसको यह अधिकार भी दिया गया कि कोई भी व्यक्ति, भारत में निवास करने वाला कोई भी व्यक्ति केंद्रीय सतर्कता आयोग को किसी भी अधिकारी, किसी भी कर्मचारी के विरुद्ध लिखित में शिकायत प्रस्तुत कर सकता है। जब इसके पास शिकायत आती है तब यह केंद्रीय सतर्कता आयोग विभिन्न एजेंसियों के माध्यम से जांच करवाकर उचित कार्रवाई की सिफारिश करता है। सीवीसी का मतलब सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, यानी कि केंद्रीय सतर्कता आयोग। मैंने यहाँ पर इसको शॉर्ट में लिखा, सीवीसी के नाम से ये बड़ा फेमस है। सीवीसी भ्रष्टाचार या कार्यालय के दुरुपयोग से संबंधित शिकायतें सुनता है और इस दिशा में उपयुक्त कार्रवाई की सिफारिश करता है। अभी जैसे मैंने कहा कि कोई भी व्यक्ति इसके समक्ष शिकायत प्रस्तुत कर सकता है, लिखित भी और मौखिक भी। ये हर प्रकार की शिकायत सुनता है और अगर आप मेल के माध्यम से, आप मैसेज के माध्यम से, फोन के माध्यम से भी शिकायत करते हैं, तब भी सीवीसी उस शिकायत पर संज्ञान लेता है और उसकी जांच करवाता है। और अगर जांच में शिकायत सही पाई जाती है तो संबंधित दोषी अधिकारी, कर्मचारी के विरुद्ध ये उचित कार्रवाई करने की सिफारिश भी करता है। याद रखिएगा, ये स्वयं कार्यवाही नहीं करता, ये कार्रवाई करने की सिफारिश करता है। यह भी याद रखिएगा, ये स्वयं जांच नहीं करता बल्कि ये जांच दूसरी अन्य एजेंसियों से करवाता है। निम्नलिखित संस्थाएं, निकाय या व्यक्ति सीवीसी के पास अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। यानी कौन व्यक्ति सीवीसी के पास अपनी शिकायत दर्ज करवा सकता है, केंद्रीय सतर्कता आयोग को अपनी शिकायत भेज सकता है? एक, केंद्र सरकार, यानी कि सरकार खुद भी केंद्रीय सतर्कता आयोग को शिकायत कर सकती है। लोकपाल भी शिकायत प्रस्तुत कर सकता है। सूचना प्रदाता या मुखबिर, सचेतक, जिसको अंग्रेजी में विसल ब्लोअर कहा जाता है, पिछले दिनों ये शब्द काफ़ी फेमस हुआ था। बहुत से व्यक्ति विसल ब्लोअर के रूप में सामने आए थे और उन्होंने केंद्रीय सतर्कता आयोग में बहुत बड़े पैमाने पर शिकायतें की थी भ्रष्टाचार संबंधी। इसलिए सूचना प्रदाता या मुखबिर या सचेतक, जिसको अंग्रेजी में विसल ब्लोअर कहा जाता है, वो भी अपनी शिकायतें सीवीसी में प्रस्तुत कर सकता है। अब ये समझ लीजिए, सूचना प्रदाता या मुखबिर या सचेतक या विसल ब्लोअर क्या होता है। विसल ब्लोअर, जिसको हम एक आम बोलचाल में आजकल बोल देते हैं विसल ब्लोअर, जो काफ़ी फेमस शब्द है, वो कौन हो सकता है? देखिए, सूचना प्रदाता, मुखबिर, सचेतक किसी कंपनी या सरकारी एजेंसी का कर्मचारी या कोई बाहरी व्यक्ति जैसे मीडिया या पुलिस सेवा से संबंधित या कोई उच्च सरकारी अधिकारी हो सकता है। यानी कोई भी हो सकता है। कहने का तात्पर्य ये कि ये जो विसल ब्लोअर है, ये किसी सरकारी एजेंसी का कोई कर्मचारी हो सकता है, कोई अधिकारी हो सकता है, कोई भाई व्यक्ति हो सकता है, कोई मीडिया का आदमी हो सकता है, कि कोई पुलिस से संबंधित हो सकता है, कोई उच्च अधिकारी हो सकता है, या कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कहीं पर कार्य कर रहा है, वो व्यक्ति विसल ब्लोअर के रूप में केंद्रीय सतर्कता आयोग को शिकायत प्रस्तुत कर सकता है।
जो धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार आदि रूपों में किसी भ्रष्ट कृत्य को सार्वजनिक करता है या उसकी सूचना किसी अन्य प्राधिकरण को देता है, वो कोई भी व्यक्ति जो किसी भ्रष्ट कार्य को उजागर करता है, वो सारे व्यक्ति विसल ब्लोअर माने गए हैं। यानी उनके लिए हम किस शब्द का इस्तेमाल करते हैं? विसल ब्लोअर का। और ये कोई भी व्यक्ति हो सकता है जो किसी धोखाधड़ी या भ्रष्टाचार संबंधी कार्य को जनता के सामने उजागर करता, सार्वजनिक रूप में उसको उजागर करता, ताकि सीवीसी उसकी जांच करवाकर उसके खिलाफ उचित कार्रवाई कर सके। केंद्रीय सतर्कता आयोग कोई अन्वेषण एजेंसी नहीं है। ये मैं अभी कह चुका हूं कि स्वयं केंद्रीय सतर्कता आयोग कोई जांच नहीं करता है। जब भी इसके पास कोई शिकायत आती है तो ये शिकायत की स्वयं जांच नहीं करता है, तो फिर क्या करता है? ये या तो सीबीआई के माध्यम से या सरकारी कार्यालयों में मुख्य सतर्कता अधिकारी, जिसे चीफ विजिलेंस ऑफिसर सीवीओ कहते हैं, के माध्यम से मामले की जांच और अन्वेषण करवाता है। यानी कि ये खुद जांच नहीं करता, ये कोई जांच एजेंसी नहीं है, बल्कि अगर कोई शिकायत प्राप्त होती है तो ये शिकायत की जांच या तो सीबीआई के माध्यम से करवाएगा, यदि केंद्रीय स्तर पर कोई मामला है ऐसा भ्रष्टाचार संबंधी, तो सीबीआई के माध्यम से भी ये जांच करवा सकता है। इसके अलावा प्रत्येक जिले स्तर पर जो सीवीओ होता है, यानी कि चीफ विजिलेंस ऑफिसर, याद रखिएगा, चीफ विजिलेंस ऑफिसर प्रत्येक जिले स्तर पर जिला कलेक्टर कार्यालय में वहाँ पर कार्यरत अधिकारी होता है। जिला कलेक्टर ये किसी भी व्यक्ति को ये चार्ज दे सकता है, जिसको भी ये चार्ज दिया जाता है वो सीवीओ के रूप में भी कार्य करता है। अपना मूल कार्य तो करता ही करता है, सीवीओ के रूप में भी कार्य करता है। और केंद्रीय सतर्कता आयोग इन सीवीओ के माध्यम से, यानी कि चीफ विजिलेंस ऑफिसर के माध्यम से प्राप्त शिकायतों की जांच करवाता है और फिर ये जांच रिपोर्ट अपने पास मंगवाता है। यह है लोक सेवकों की कुछ श्रेणियों द्वारा भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम 1988 के तहत किए गए भ्रष्टाचारों की जांच करने की शक्ति रखता है। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988, जिसको हम भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम 1988 कहते हैं, उसके तहत भ्रष्टाचारों की जांच करवाने की शक्ति जो है इस केंद्रीय सतर्कता आयोग के पास है। ये लोक सेवकों की जो भी श्रेणियां होती है उनके माध्यम से ये प्राप्त शिकायतों की जांच करता है। इसकी वार्षिक रिपोर्ट आयोग द्वारा किए गए कार्यों का विवरण देती है। यानी कि जो केंद्रीय सतर्कता आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट जो छापता है, वार्षिक रिपोर्ट जो राष्ट्रपति को प्रेषित करता है, उनमें वर्ष भर में उसके द्वारा क्या कार्य किए गए हैं, किन अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है, कितने मामले प्रकाश में लाए गए हैं, कितनों के विरुद्ध कार्रवाई हुई है, कितनों को सजा हुई है, इन सब की पूरी एक पुख्ता रिपोर्ट ये राष्ट्रपति को प्रेषित करता है। और इसी से ये प्राप्त होता है कि कौन कौन से कार्य इस आयोग के द्वारा किए गए। उन प्रणालीगत विफलताओं को इंगित करते हैं जिनके परिणामस्वरूप सरकारी विभागों में भ्रष्टाचार होता है। ये भी बताता है अपनी रिपोर्ट में कि कौन से तरीके हैं, कौन सी कमियां हैं, कौन से लूप होल्स है जिसके कारण से सरकारी मशीनरी में भ्रष्टाचार फैला हुआ है, किस कारण से भ्रष्टाचार हुआ है, क्या कमियां हैं, उन सब के बारे में ये अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता, ताकि सरकार इस रिपोर्ट के आधार पर भ्रष्टाचार को रोकने हेतु और भी ज़्यादा सुधार कर सके। रिपोर्ट में सुधार और निवारक उपाय भी सुझाए जाते हैं। यानी कि जो रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है उसमें इन भ्रष्टाचारों को कैसे रोका जा सकता है, इसके तरीके भी केंद्रीय सतर्कता आयोग बतलाता है। वर्तमान में मुख्य सतर्कता आयुक्त सुरेश एन पटेल है। वर्तमान में जो मुख्य सतर्कता आयुक्त है वो है सुरेश एन पटेल। तो यह है सतर्कता आयोग और इसका मुख्य कार्य भ्रष्टाचार निवारण संबंधी गतिविधियों का संचालन करना है। यह स्वयं कोई जांच एजेंसी नहीं है, बल्कि विभिन्न एजेंसियों के माध्यम से जांच करवाती है। ये स्वयं कोई कार्यवाही नहीं करती, बल्कि कार्यवाही करने की सिफारिश सरकार को करती है। इसका मुख्य ध्येय है कि किस प्रकार से केंद्रीय सरकार में स्थापित विभिन्न कार्यालयों में भ्रष्टाचार को रोका जाए। ये इसकी जांच करती है, कमियों को उजागर करती है, वो तरीके भी उजागर करती है जिसके माध्यम से भ्रष्टाचार होता है और उन तरीकों को कैसे दूर किया जा सकता है ये भी ये सरकार को बतलाती है।
आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। कहीं कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर लिखें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। चले मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।